Good morning, all of you. In this part of the surface chemistry, we will discuss about the Langmuir adsorption equation. In the previous lecture, we have discussed about the different type of adsorption isotherms and also discuss about the Freundlich adsorption equation. The first type of the adsorption isotherm, which is given by the scientist, that is the Freundlich, which was further improved by the scientist, that is the Langmuir. And the Langmuir also give a theory that called here as the Langmuir adsorption theory. So first of all, we will discuss about the Langmuir adsorption theory, followed by the Langmuir adsorption equation. So what are the main postulates of the Langmuir adsorption theory? The Langmuir gives the following postulates about the adsorption process. It states that in their first point, the adsorption of the gaseous molecule takes place on the bare surface of the solid only to form a unimolecular layer. मीन्स जो फ्रेंडलिक ने जो आपकी फर्स्ट आपकी एडजोशन आइसोथर्म था विच इज गिवन बाय द फ्रेंडलिक विच वाज फर्दर इंप्रूव्ड बाय द लैंगम्योर, इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो आपका एडजोर्बेंट है उसके सरफेस के ऊपर क्या बनेगी, यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सो हियर इज आल्सो द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द लैंगम्योर एडजोशन थ्योरी कि मींस एडजोशन ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस. वेयर इट टेक्स प्लेस ऑन द बेयर सरफेस. बेयर मींस वो सरफेस एडजोर्बेंट का जो बिल्कुल खाली हो. ये तो बेसिक फैक्ट है ही कि जो एडजोर्बेंट का जो सरफेस है अगर वो बिल्कुल आपका खाली होगा तो उसके ऊपर एडजोर्बेट के जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा आके स्टिक हो जाएंगे, तभी आपकी एडजोशन की प्रोसेस चलेगी. तो मींस ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बन गया. तो हम फिर से रिपीट करते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? द एडजोशन of the gaseous molecule takes place on the bare surface of the solid and results only in the formation of the unimolecular layer. What is the second point? Second point is that on the surface of the adsorbent there always be the two type of processes, and these two processes are the condensation and the evaporation processes, and these two processes are opposite to each other. Means during the condensation process the adsorbate particle get stick on the surface of the adsorbent, and during the evaporation the other process during which the desorption process takes place means the adsorbate particles leave the surface of the adsorbent, and these two processes are opposing processes and they takes place simultaneously during the process of the adsorption. So that is the second point कि adsorption की process के दौरान आपकी sorption जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, मींस एडजॉर्शन प्रोसेस चलती है और साथ ही साथ उसके ऊपर डिसॉर्प्शन प्रोसेस भी चलती रहती है. जैसे आपको नीचे दोनों डायग्राम्स के अंदर दिख रहा है. राइट साइड वाले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? राइट साइड वाले डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है एडजॉर्शन होती है, मींस द ग्रीन पार्टिकल गो एंड स्टिक ऑन द सर्फेस ऑफ द एडजॉर्बेंट. और आपके जो लेफ्ट साइड में आपके डायग्राम है वहां पे आपको क्या दिख रहा है कि द एडजॉर्बेट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वो लीव कर रहे हैं. किसको लीव करें? सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट को. मींस दोनों प्रोसेस ये साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं. थर्ड पॉइंट क्या है कि जो रेट ऑफ जो कंडेंसेशन है, रेट ऑफ जो एडजॉर्प्शन है, मींस जो एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जो स्टिक है होने की जो टेंडेंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मींस द रेट ऑफ द कंडेंसेशन प्रोसेस डिपेंड अपॉन द बेयर सॉलिड सरफेस. मींस जितना ज्यादा खाली सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एडजॉर्बेट के स्टिक होने के चांस ज्यादा होंगे. अगर सरफेस एरिया बेयर ही नहीं है, एडजॉर्बेंट का सरफेस बेयर नहीं है, खाली नहीं है, वहां पे पहले से ही पार्टिकल आपके स्टिक है, तो क्या आपके और पार्टिकल वहां पे स्टिक हो पाएंगे? नहीं होंगे. मींस रेट ऑफ कंडेंसेशन स्लो होगी या होगी ही नहीं अगर वो कंप्लीटली कवर्ड अप हो चुका है. मींस द रेट ऑफ द कंडेंसेशन प्रोसेस डिपेंड अपॉन द बेयर सॉलिड सरफेस. दैट इज if whole solid surface is bare then the rate of the condensation is very high. अगर पूरा का पूरा जो सरफेस है, सरफेस एरिया जो है एडजॉर्बेंट का, इफ इट इज बेयर खाली है तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगी? रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी वेरी हाई. But if the solid surface is covered more and more then the rate of the condensation becomes slower one. वो बिल्कुल स्लो होती चली जाएगी. फर्दर द रेट ऑफ इवेपोरेशन किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? इवेपोरेशन कब होगी? इवेपोरेशन तो तभी होगी जो एडजॉर्बेंट के पार्टिकल जब पहले से काफी अमाउंट के अंदर एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर स्टिक हो. अगर वो सरफेस एरिया पूरा कवर्ड है तो इट मींस अब एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स के उन सरफेस को छोड़ने के चांस ज्यादा होंगे. So means the rate of evaporation process depend upon the covered surface area. More the covered surface area, more will be the chances of the evaporation, more will be the chances of the desorption, and the vice versa. तो दोनों प्रोसेस आपको देखो दिख रही है. अब बड़े ध्यान से डायग्राम में देखे, देखो लेफ्ट वाले में देखो पार्टिकल्स बिल्कुल कवर कर रखा था, देखो डिसॉर्प्शन एकदम देखो हो गई. अगर राइट साइड वाले डायग्राम में देखें
देखो जो सरफेस एरिया देखो बिल्कुल खाली था, अब देखो मोर पार्टिकल आके स्टिक हो गए। तो यही दो बातें हमने बताई है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कब ज्यादा होगी, when there is a bared surface area, more is the bared surface area, more will be the rate of the condensation. और जो डिसॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करेगी, मोर विल बी द कवर्ड सरफेस एरिया, मोर विल बी द डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो यही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे आपने देखा एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर आपके जो रेड कलर से हमने एडजॉर्बेंट के पार्टिकल शो किए, देखो वो आके स्टिक हो गए। इक्विलिब्रियम के दौरान क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ द कंडेंसेशन means rate of the adsorption becomes equal to the rate of desorption, this is rate of the evaporation, rate of condensation, rate of evaporation के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाती है एट द इक्विलिब्रियम स्टेज, मीन्स आपको कोई चेंज होते हुए नहीं दिखाई देगा। और रेट ऑफ जो कंडेंसेशन फर्दर किस बात पे डिपेंड करती है, द रेट ऑफ द कंडेंसेशन फर्दर डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर अप्लाइड, कितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, मोर द प्रेशर अप्लाइड मोर विल द कंडेंसेशन प्रोसेस, मोर विल द रेट ऑफ द एडजॉर्प्शन एंड द वाइस वर्सा। तो ये थे मेन पॉइंट्स आपके लैंगम्योर एडजॉर्प्शन थ्योरी के, और इन्हीं पॉइंट्स को यूज किया जाएगा टू डिराइव किस चीज को बोलो, लैंगम्योर एडजॉर्प्शन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, मींस एक ग्राफ होगा, वो ग्राफ किस चीज के बारे में होगा, जो किस चीज के बारे में बताएगा, विच टेल्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, वही आपका लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाएगा। और वो किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा जो लैंगम्योर एडजॉर्प्शन थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे, उन्हीं बातों को अब हमें ध्यान रखना है लैंगम्योर एडजॉर्प्शन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। अब हम एज्यूम करके चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एडजॉर्बेंट है, देखो वैसे तो स्फेरिकल हमने दिखा रखा है, लेकिन समझने के लिए उसका जो स्फेरिकल जो पार्ट है उसका एक स्मॉल पार्ट हमने ले लिया। जैसे अर्थ है, अर्थ आपकी क्या है, कहते हैं ना अर्थ ओवल है, स्फेरिकल है, हम डिफरेंट फॉर्म में उसको कहते हैं, लेकिन जहां पे हम खड़े हैं बैठे हैं तो वहां पे तो हमें प्लेन सरफेस दिखाई देता है। सिमिलरली हमने जो एडजॉर्बेंट है दिखने में तो वो स्फेरिकल है, लेकिन उसका स्मॉल पार्ट हमने लिया और उसको अंडर मान लीजिए माइक्रोस्कोप देख रहे हैं तो देखो वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हम उसको शो करते हैं। तो दैट इज द रीजन हियर कि हमने एक स्ट्रेट लाइन से एडजॉर्बेंट को कैसे शो किया। और मान लीजिए जो एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया है, जो टोटल सरफेस एरिया है जो हमने यहाँ पे शो किया स्ट्रेट लाइन से, मान लीजिए उसको हम 1 कह देते हैं, यूनिटी कह देते हैं, तो इसलिए देखो हमने 1 लिखा। उसके बाद क्या हुआ, जो टोटल जो सरफेस एरिया था एडजॉर्बेंट का उसको हमने 1 कहा। तो और मान लीजिए देर जो उस एरिया का कुछ पार्ट किसने कवर कर लिया, एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स ने कवर कर लिया। तो द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस एरिया कवर्ड बाय द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू थीटा, उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। डायग्राम में भी हमने ये लिखा है, रेड कलर के पार्टिकल्स को शो किया। कंप्लीट सरफेस एरिया कवर नहीं हुआ है, अभी तक उसका सिर्फ कुछ पार्ट ही कवर किया गया है एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स के द्वारा जो हमने रेड कलर से शो किए हैं। और वो जो एरिया है उसको हमने कितना मान लिया, दैट एरिया ही इज द थीटा, उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। तो मींस टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना है एज्यूम किया हमने 1, कवर्ड एरिया कितना हो गया बोलो थीटा, तो अनकवर्ड कितना बच गया, तो जो अनकवर्ड एरिया है, जो बेड सरफेस एरिया भी बच गया। सो द फ्रैक्शन ऑफ बेड सरफेस एरिया दैट इज द 1 माइनस थीटा, जो खाली बच गया वो भी 1 माइनस थीटा है। फर्दर मान लीजिए जो प्रेशर हमने अप्लाई किया, द प्रेशर ऑफ द गैस एट दैट टाइम, वो बोलो कितना है, जिसकी वजह से देखो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है ग्रीन पार्टिकल्स कैसे आके जो स्टिक हो रहे हैं सरफेस के ऊपर कंटिन्यूटी में, वो डिपेंड प्रेशर के ऊपर भी करता ही है। तो नेक्स्ट द रेट ऑफ कंडेंसेशन किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, द रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन द 2 थिंग्स। फर्स्ट, जैसे हमने लैंगम्योर एडजॉर्प्शन थ्योरी के अंदर देखा ही था पॉइंट, द रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन द बेयर्ड सरफेस एरिया। तो बेयर्ड सरफेस एरिया कितना है, वो है 1 माइनस थीटा, एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन फर्दर डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, प्रेशर कितना है, दैट इज द P से हमने रिप्रेजेंट किया। सो द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ ऑफ देम, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ बेयर्ड सरफेस एरिया 1 माइनस थीटा एंड द प्रेशर दैट इज द P। तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आगे हमने क्या लिखा 1 माइनस थीटा और P भी हमने लिख दिया। उसके बाद हमने जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने रिमूव किया तो इक्वल टू का साइन आया, कोई कांस्टेंट हमने लगाया तो क्या लगा दिया, कांस्टेंट हियर इज द K1। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू K1 1 माइनस थीटा P वेयर K1 इज द कांस्टेंट। उसके बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन तो तभी होगी, डिसॉर्प्शन तो तभी होगी व्हेन देयर इज समथिंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, जब एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल पहले से प्रेजेंट होंगे। अगर एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तभी तो डिसॉर्प्शन होगी, नहीं तो डिसॉर्प्शन होगी ही नहीं। तो डिसॉर्प्शन होने के लिए क्या जरूरी है,
कि एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ पार्टिकल पहले से प्रेजेंट हो। अगर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो डिसॉर्प्शन हो जाएगी। तो मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस एरिया कवर्ड बाय द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कह दें, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन कह दें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। और अगर इक्वल टू का साइन हम लगाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और द रेट ऑफ आपका डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू k2 थीटा, वेयर k2 इज द कांस्टेंट। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन the rate of condensation is equal to the rate of evaporation, means the rate of adsorption is equal to the rate of desorption। हम दोनों चीजों को इक्वल पुट कर देंगे यहाँ पे। तो रेट ऑफ जो कंडेंसेशन था उसका फार्मूला भी हमने क्या लिखा था? रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या था? K1 1 माइनस थीटा P। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन की जगह हमने लिख दिया K1 1 माइनस थीटा P। और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या था? K2 थीटा, तो इक्वल टू K2 थीटा हमने लिख दिया। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसके बाद हमने जस्ट क्या किया? हमने इधर से उधर चीजों को किया और हमने थीटा के लिए एक फार्मूला बना दिया। तो जब हम अपनी कॉपी के अंदर आप इसको करके देखेंगे तो आपके थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू K1P डिवाइडेड बाय K2 प्लस K1P। ऐसा आ जाएगा, आप आराम से उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? जो हमारे पास ये थीटा का फार्मूला आ गया, थीटा इज इक्वल टू K1P डिवाइडेड बाय क्या है? K2 प्लस K1P। हमने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को आपके जो ऊपर K1P है और नीचे डिवाइडेड में जो K2 प्लस K1P है, इसको हम किससे डिवाइड करें? हमने इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया बोलो? आपके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को हमने डिवाइड किया। बोलो किस चीज से हमने इसको डिवाइड किया है? K2 से। तो ऊपर जो पहले से आपको यहाँ पे दिख रहा है K1P, अगर K1P देखो जो ये ऊपर वाला देखो जो पोर्शन है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे बोलो किस चीज से? K2, तो बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका देखो ये बन गया K1 बाय K2P। ठीक हो गया। अब ऐसे ही जो डिनोमिनेटर है उसको भी जब हम देखो इस पूरे को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को किस चीज से डिवाइड करेंगे? K2 से। तो K2 डिवाइड बाय, तो देखो K2 आ गया, देखो ये यहाँ पे, प्लस ये K1P था तो यहाँ पे क्या आ गया? K1 डिवाइड बाय K2P। तो हमने क्या किया है? आपके जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उन दोनों को बोलो हमने किस चीज से डिवाइड किया है? हमने डिवाइड किया है सिर्फ K2 से। मीन्स डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय K2। तो उससे क्या हो जाएगा? आप देखो K2 से, तो K2 देखो ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया बोलो? K1 डिवाइड बाय K2 है, इसको हम न्यू कांस्टेंट का नाम दे देंगे। K1 बाय K2 को हमने क्या लिख दिया बोलो? इसकी जगह हमने P लिख दिया। तो देखो सॉरी B लिख दिया हमने, स्मॉल b, तो ये B आ गया। B के आगे K1 बाय K2 को बोलो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो B और P तो साथ था, तो देखो B और P हो गया। अब डिवाइडेड में क्या है? K2 से K2 कैंसिल हो गया था, तो ये तो देखो 1 बन गया, तो हमने देखो यहाँ पे 1 लिखा है। प्लस K1 बाय K2 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल b से, तो प्लस B और ये P। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या बन गई? आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। आप साथ के साथ अपनी कॉपी के अंदर लिखते भी रहें और जैसे आपको बताया जा रहा है आप उसी टाइप से उसको कट कट करके और अपनी चीजों को आप वेरीफाई भी करते रहें। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट बोलो B क्या बन गया? where B is equal to K by K2, means the ratio of these two constant, that is the K1 is a constant, K2 is a constant, gives a new constant, that is the B। उसके बाद फर्दर हमने क्या एज्यूम करेंगे? ये जैसे हमने पहले ही बताया था कि जो लैंगम्योर जो साइंटिस्ट था इसने क्या एज्यूम किया था पीछे लैंगम्योर एडजोशन थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे कि द गैसियस मॉलिक्यूल्स फॉर्म द यूनिमोलिक्यूलर लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो इसीलिए क्या होगा? द गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड जो हुए हैं पर यूनिट एरिया में और पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके होगा बोलो? कवर्ड सरफेस एरिया होगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मोर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन मोर विल बी द कवर्ड एरिया। जितनी ज्यादा एडजॉर्शन होती रहेगी आपकी जो एडजॉर्बेंट है उसका सरफेस क्या होता रहेगा? कवर होता है। देखो आप ध्यान से देखिए डायग्राम में ऊपर ग्रीन पार्टिकल्स आ के स्टिक हो रहे हैं। आप फिर से देखें उसी डायग्राम की तरफ, फिर से ध्यान दे देखो, ब्लैक एडजॉर्बेंट है और ग्रीन पार्टिकल आ के स्टिक हो रहे हैं। तो मींस जितनी ज्यादा एडजॉर्शन होगी उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट का कवर्ड होता चला जाएगा। मींस एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन जितनी ज्यादा होगी मोर विल बी द कवर्ड सरफेस एरिया। मींस क्या लिख सकते हैं? x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा क्या है? जैसे हमने ऊपर लिखा है रेड कलर से आपको दिख रहा है, फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस एरिया कवर्ड by the adsorbate particles। तो x by m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन के प्रोपोर्शनल में हमने क्या लिखा? थीटा। थीटा क्या है? कवर्ड सरफेस एरिया। मींस मोर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्शन
means more the value of x by m, more will be the covered surface area, means more will be the value of the theta. तो x by m is proportional to क्या आ गया आपका थीटा. जब हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो क्या बन गया, x by m is equal to k3 थीटा. तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 कह दिया. ऊपर जो रेड कलर से हमने दिखाया थीटा की के लिए हमने एक फार्मूला देखो पर डिराइव कर लिया था, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2. देखो थीटा किसके इक्वल है, जो हमने यहाँ पे लिखा था, देखो बीपी डिवाइडेड बाय क्या था 1 प्लस बीपी. तो अब हम थीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3. थीटा की जगह आप वैल्यू पुट कर दें. थीटा की जो वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 2 में उसको कहां पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर. देखो हमने पुट किया तो x बाई एम इज इक्वल टू k3. k3 के आगे देखो ये जो थीटा था यहाँ पे, इस थीटा की वैल्यू हमने पुट की, वो तो देखो ये रही वैल्यू. ये कहाँ पे थी, देखो ये जो ऊपर हमारी थीटा की वैल्यू थी. तो बीपी डिवाइडेड में क्या था 1 प्लस में बीपी. तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे. और इज इक्वल टू बोलो क्या कर दिया हमने यहाँ पे हमने सिर्फ इतना काम किया कि k3 इज ए कांस्टेंट, b इज ए स्मॉल b इज ए कांस्टेंट जो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर है. तो k3 इज ए कांस्टेंट, b इज ए कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो k3b की जगह हमने a लिख दिया, स्मॉल a लिख दिया. मींस एक न्यू कांस्टेंट आपका बन गया. तो फार्मूला क्या बन गया, ap डिवाइडेड बाय 1 प्लस में bp, दैट इज द इक्वेशन नंबर 4. और इसी को आप कहते हैं लैंगम्योर एडजॉर्शन इक्वेशन. यही आपकी क्या है, लैंगम्योर एडजॉर्शन इक्वेशन. और यहाँ पर जो आपके a और जो b बन गए ये आपके कांस्टेंट हैं, और ये कांस्टेंट है और ये किस पे डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एडजॉर्ब, they also depend upon the nature of the solid adsorbent and also depend upon the temperature. तो ये इनके ऊपर डिपेंड करते हैं. तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है. तो आपने देखा कि लैंगम्योर एडजॉर्शन इक्वेशन जो अभी हमने डिराइव की है, जो इक्वेशन नंबर 4 है, तो ये कैसे डिराइव की. इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमने लैंगम्योर एडजॉर्शन थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखे थे. उन्हीं पोस्टुलेट्स को देखो हमने यहाँ पे यूज किया है. क्या थे वो पोस्टुलेट, उसमें ये कहा गया कि भाई टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया जैसे हमने यहाँ पे 1 मान लिया. उसके बाद ये कहा गया कि जो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल, जैसे हमने यहाँ पे थीटा पे कहा, तो वहां पे क्या कहा गया था, रेट ऑफ कंडेंसेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है. तो रेट ऑफ कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है. तो सारी बातें जब आपका इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है तो उस दौरान रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों इक्वल हो जाते हैं. तो वो सारे पॉइंट्स थे आपके लैंगम्योर एडजॉर्शन थ्योरी के, उनको यहाँ पे हमने अप्लाई किया फॉर द डेरिवेशन ऑफ द लैंगम्योर एडजॉर्शन इक्वेशन. तो इस टाइप से इन चीजों को हमने ध्यान दिया. तो इक्वेशन नंबर 4 बोलो आपकी क्या बन गई है, ये the equation number 4 is called as the Langmuir adjorsion equation, or you can say it is helpful now in the determination of the Langmuir adjortion isotherm. Isotherm is a graph, और ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, Langmuir adjortion इक्वेशन कहलाएगी आपकी. नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी वैलिडिटी, Langmuir adjortion isotherm की. मींस ये आपकी वैलिड है या नहीं, या इसकी यूटिलिटी क्या है. Langmuir adjortion इक्वेशन की हेल्प से हम क्या चीज डिटरमाइन कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम किस चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो किन किन चीजों को हम लैंगम्योर एडजॉर्शन इक्वेशन की हेल्प से डिटरमाइन कर पाएंगे, तो वही प्रूव करेगी इसकी वैलिडिटी को. ये कहां कहां वैलिड है, क्या काम आ सकती है, ये किस चीज को डिटरमाइन करने के काम आ सकती है, वही कहलाती है लैंगम्योर एडजॉर्शन इक्वेशन की वैलिडिटी. तो अभी हमने पढ़ा कि जो लैंगम्योर एडजॉर्शन इक्वेशन क्या है, जिसको इक्वेशन नंबर हमने 4 कहा था, तो वो क्या थी, x by m is equal to k3 bp डिवाइडेड बाय 1 प्लस में bp. और हमने k3b की जगह हमने क्या लिख दिया था, एक न्यू कांस्टेंट, उसको हमने a से रिप्रेजेंट किया था. तो ये इक्वेशन नंबर 4 हमारी बन गई, ap डिवाइडेड बाय 1 प्लस में bp. सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 4 एंड दैट इज द लैंगम्योर एडजॉर्शन इक्वेशन. अगर एग्जाम में आपकी वैलिडिटी आती है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि वी नो दैट बाय द लैंगम्योर एडजॉर्शन इक्वेशन, कि ये फार्मूला आप लिख देते हैं. और जहां पे a क्या था, a इज ए कांस्टेंट, जो कि दो कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन है, मींस a इज इक्वल टू k3b. उसके बाद जो हमने ये भी आपकी बातें बता दी थी, जो कांस्टेंट a और b है ये किस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड अपॉन दीज थ्री थिंग्स, दैट इज द नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड आल्सो ऑन द टेम्परेचर. और ये इक्वेशन क्या थी, लैंगम्योर एडजॉर्शन इक्वेशन थी. अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन हमने हमारी है ऊपर इक्वेशन नंबर 4, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन नंबर 4 बाय p. पूरी इक्वेशन को हम p से डिवाइड करेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मींस उसको रिवर्स कर देंगे. जैसे अगर आपको दिख रहा है x बाई m है, x बाई m देखो ऊपर जो है, अगर हम इसको डिवाइड कर दे, देखो ऐसे p से, ऐसे डिवाइड कर देंगे p से, तो क्या बन गया, x बाई m डिवाइड बाय p. लेकिन अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो रेसिप्रोकल मतलब इसका इनवर्स कर दें, तो क्या बन जाएगा, अब p ऊपर आ जाएगा और x बाई m नीचे आ जाएगा. सिमिलरली हम दूसरी साइड में करेंगे, जो हमारा इधर वाला फैक्टर है, बोलो इसमें भी हम क्या करेंगे, इस पूरे को बोलो किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको p से डिवाइड कर देंगे. p से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो p को p से देखो कैंसिल हो गया इस टाइप से. और अब हम इसका रेसिप्रोकल भी ले लेंगे. रेसिप्रोकल मींस p से p कटने के बाद क्या था, वैसे तो a डिवाइडेड बाय
1 प्लस में बीपी। अब जब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आएगा, जो ए ऊपर था ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस में बीपी, तो वो 1 प्लस में बीपी तो ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। तो देखो अब हमारे पास क्या आ गया, जो भी हमने आपको सिखाया। तो मीन्स क्या बन गया, पी से डिवाइड किया और रेसिप्रोकल लिया, तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बन गया, पी डिवाइडेड बाय एक्स बाई एम, प्लस आपके राइट हैंड साइड में बोलो क्या बन गया, क्या बच गया था बोलो, वहां पे आपका बच गया था ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस में बीपी। तो जब हमने इसका रेसिप्रोकल रिवर्स करके लिखा, तो देखो साइड में हम आपको करके दिखा दे, तो बोलो क्या बन गया था, इसका रेसिप्रोकल हमने ले लिया, रेसिप्रोकल तो देखो ये बन गया था यहाँ पे 1 प्लस में, ये देखो ये बीपी है, और डिवाइडेड में बोलो कौन आ गया था, ये आपका ए आ गया था। अब जब हमने इसको अलग से ओपन करके लिखा, तो बोलो क्या बन गया, 1 बाई ए है, देखो ये ए तो दोनों चीज से डिवाइडेड है, तो 1 बाई ए आ गया, प्लस बीपी को भी किससे डिवाइड में है, बोलो ए है, तो बीपी डिवाइडेड बाई ए आ गया आपका। तो इस टाइप से आपने देखा कि जब हमने इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड किया पी से और फिर उसका रेसिप्रोकल लिया, तो क्या बन गया, पी डिवाइडेड बाई एक्स बाई एन इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बीपी डिवाइडेड बाई ए। तो ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे, बोलो किसके साथ इसको कंपेयर करें। नाउ वी विल कंपेयर दैट इक्वेशन विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन गिवन बाय द मैथमेटिक्स। मींस जो अबो इक्वेशन है ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो दिस इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज द y इज इक्वल टू mx प्लस c। और अब हम कंपेयर करेंगे इसको ऊपर वाली इक्वेशन के साथ। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे फर्दर, तो वहां पे देखो y है, तो y किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, p डिवाइडेड बाय x बाई m के। एम एक्स है यहाँ पे, तो एम एक्स देखो अब हम क्या लेने वाले, देखो यहाँ पे तो वाई बोलो किसके इक्वल हो गया, पी डिवाइडेड बाय एक्स बाई एम, प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पे, देखो जो पी है यहाँ पे जो पी है, तो पी के साथ में जो चीज लगी हुई होती है वो कौन बच गई, वो बच गई बी डिवाइडेड बाय ए। बोलो क्या बच गई, बी डिवाइडेड बाय ए। तो जो बी डिवाइडेड बाय ए है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड द स्लोप। तो मीन्स वाई एक्सिस और एक्सिस एक्सिस के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो एक्स के साथ जो चीज लगी हुई होती है उसे हम स्लोप कहते हैं। और यहाँ पे हमने y किसको माना, p डिवाइड बाई एक्स बाई एम। हमने x किसको माना, x हमने p को माना। तो ऐसे x के साथ जो बची हुई चीज होती है, जैसे यहाँ पे जो m था वो स्लोप है, ऐसे ही p के साथ जो बची हुई चीज है वो क्या है, देखो वो ये है, बोलो क्या थी ये, b डिवाइड बाई a। तो ये क्या है, ये यहाँ पे कहलाएगी आपकी स्लोप। बोलो क्या बन गई आपकी ये स्लोप। प्लस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस आगे जो c है, व्हाट इज दैट, दैट इज द इंटरसेप्ट। इसे आप इंटरसेप्ट कहते हैं, ये क्या बन जाएगा बोलो, इंटरसेप्ट। ऐसे ऊपर वाली इक्वेशन में जो 1 बाई ए है वो आपका इंटरसेप्ट बन गया। अब आप नीचे अपने ग्राफ के अंदर देखें, हमने ग्राफ किसके बीच प्लॉट किया है, देखो वाई एक्सिस के ऊपर हमने कौन लिया, p डिवाइडेड बाय एक्स बाई एम, देखो ये हमने ले लिया। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया, p इज द प्रेशर, देखो p इज द प्रेशर लिया। उसके बाद आप बड़े ध्यान से देखें, क्या जो ग्राफ है क्या हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, नो, ओरिजिन से तब स्टार्ट होता है व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज जीरो। वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज जीरो मींस प्लस में जो c है यहाँ पे जीरो होता, लेकिन हमारे यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे बोलो क्या है 1 बाई ए है, मींस देयर इज समथिंग वैल्यू। तो इट मींस ग्राफ इज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, वो रीजन से कुछ ऊपर ही स्टार्ट होगा वाई एक्सिस के ऊपर। तो देखो ये जो जगह बच गई, देखो वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ओरिजिन से, तो देखो इस पॉइंट से तो स्टार्ट नहीं हुआ जो हमने ओरिजिन था, तो बीच में जो ये जगह बच गई दैट कॉल्ड एज द इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, दैट वैल्यू इज बोलो क्या थी यहाँ पे, वो आपकी वैल्यू है जो हमने वहां पे लिख रखी है इंटरसेप्ट। देखो जो 1 बाई ए था वहां पे, तो दैट इज द वैल्यू, बोलो क्या आपकी इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पे जो हमने लिखा इस लोग को देखो हम हटा देते हैं, यहाँ पे ये 1 बाई ए है, इंटरसेप्ट बोलो क्या था 1 बाई ए। अब उसके बाद देखें इस लोग को हम बाद में लेके आएंगे, पहले आप इधर ध्यान थे। तो इंटरसेप्ट बोलो कौन बच गया 1 बाई ए, तो 1 बाई ए ही आएगा यहाँ पे, तो लोग तो नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन में कहीं पे लोग नहीं है, वो गलत आपके टाइप हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए इंटरसेप्ट की वैल्यू भी देख ली, प्लस एक चीज और देखें आप, यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, क्योंकि आप ध्यान से देखें p डिवाइडेड बाई एक्स बाई एम और 1 बाई ए, प्लस प्लस का साइन है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए उसमें, बोलो कैसा साइन है, प्लस। प्लस का साइन होने का मतलब क्या है, स्लोप इज पॉजिटिव। देखो ऊपर की तरफ स्लोप जा रहा है, जो डॉटेड लाइन लगाई है दैट इज द पैरेलल लाइन टू आपके एक्स एक्सिस, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब ये स्लोप देखो ऊपर की तरफ जाए तो पॉजिटिव, अगर देखो नीचे अगर हम ड्रा कर देते हैं ना, देखो ऐसे मैंने रेड कलर से भी शो कर, दैट इज द नेगेटिव स्लोप नीचे की तरफ। लेकिन हम यहाँ पे नीचे की तरफ लाइन ड्रा नहीं करेंगे, बोलो कहाँ पे लाइन ड्रा होगी, ये आपकी लाइन ड्रा होगी ऊपर की तरफ, क्योंकि स्लोप इज पॉजिटिव, क्योंकि प्लस साइन है वहां पे। क्लियर हो गया आपके, तो ये स्लोप ऊपर की तरफ क्यों गया। तो अब इसके बाद क्या क्या चीजें आई, बोलो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, जो हमने देखा स्लोप की वैल्यू है बी बाई ए, देखो ब्लू कलर से हमने जो लिखी है हमने यहाँ पे भी लिख दिया, स्लोप इज इक्वल टू बी बाई ए। और स्लोप हमेशा टेन थीटा के इक्वल होता है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि आपकी तीन चीजें होती है, हम कैसे, पंडित बद्री प्रसाद,
और हर हर भोले, हम ऐसे करते हैं ना याद। तो ये तो साइन के बारे में होता है। अगला कोस के बारे में फार्मूला होता है। लास्ट वाला टेन के बारे में होता है। तो टेन का फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मींस देखो ये जो परपेंडिकुलर है और ये क्या है, ये यहाँ पे देखो हमारा बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस को भी आप डिवाइड करके इस वैल्यू को लेके आप स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हमने दो चीजें यहाँ पे देखी इस ग्राफ के अंदर से, क्या आई बोलो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? वाई एक्सिस पे किसको लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप किस पे टिक करेंगे? पी डिवाइडेड बाय एक्स बाई एम। एक्स एक्सिस के ऊपर किसको लिया हमने? प्रेशर को लिया, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्लोप की वैल्यू क्या है? बी बाई ए है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस साइन है, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो है या कोई वैल्यू है इंटरसेप्ट की? तो इंटरसेप्ट की कोई ना कोई वैल्यू है, बोलो वो क्या थी? वो आपकी वैल्यू थी 1/a। वो बोलो वैल्यू, देखो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? 1/a। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन, ये ऐसे ही बातें आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखो क्या हुआ। अब इस ग्राफ की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप का मतलब बी बाई ए है, तो मीन्स बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए की भी। लेकिन वो कैसे? क्योंकि सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरसेप्ट को। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू से हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो जो भी इंटरसेप्ट की वैल्यू आई, इंटरसेप्ट की वैल्यू है इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1/a। तो वहां से ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू आते ही स्लोप किसके इक्वल होता है? स्लोप आपके इक्वल है बी बाई ए के। देखो तो ए का कहां से पता चल गया? ए का पता चल गया इंटरसेप्ट से। अब उस ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, स्लोप इज इक्वल टू बी बाई ए। और स्लोप की वैल्यू हमें पहले ही पता चल चुकी है, तो किसकी वैल्यू और आ जाएगी? फिर हमारे पास बी की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स बाय यूजिंग दैट ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी एंड ए। तो यही तो इसकी वैलिडिटी है, इसकी इंपॉर्टेंस है लैंगम्योर एडजेशन आइसोथर्म की। जो एक ग्राफ है इसको हम आइसोथर्म कहेंगे, बिकॉज इस ग्राफ को जो प्लॉट किया गया वो किसके बीच प्लॉट किया गया है? वो है P डिवाइड बाय एक्स बाई एम वर्सेस प्रेशर, और टेम्परेचर इज कांस्टेंट हियर, सो द वर्ड हियर इज आइसोथर्म। आइसो मींस सेम, थर्म मींस टेम्परेचर। तो मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है और ग्राफ इज प्लॉटेड इन बिटवीन P बाई एक्स बाई एम वर्सेस द प्रेशर। तो ये हमने देखा एडजोशन, लैंगम्योर एडजोशन इक्वेशन और लैंगम्योर एडजोशन आइसोथर्म को। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो क्या है? Now we want to derive the Freundlich adjotion equation from the Langmuir adjotion equation। जो Langmuir adjotion equation जो अभी हमने डिराइव की थी, उसकी हेल्प से हम क्या डिराइव करेंगे? अब हम फ्रिंडलिक एडजोशन इक्वेशन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फ्रिंडलिक एडजोशन इक्वेशन के बारे में। इस लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा? लैंगम्योर एडजोशन इक्वेशन के बारे में। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम लैंगम्योर एडजोशन इक्वेशन की हेल्प से उसके अंदर कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे और फिर हम क्या डिराइव कर देंगे वहां से? फ्रिंडलिक एडजोशन इक्वेशन। तो देखो कैसे करते हैं डिराइव। तो सबसे पहले देखो ये ग्राफ आपके सामने जो को आपको दिख रहा है, एक्स बाई एम वर्सेस बोलो क्या है? ये प्रेशर के बीच। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आएंगी हमारे पास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लैंगम्योर जो इक्वेशन थी वो क्या थी। हमने लिखा था एट एडजोशन, जो पोजीशन आती है, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, वहां पे क्या होता है? रेट ऑफ कंडेंसेशन किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन के इक्वल होता है, जो हमने देखा। तो K1 माइनस थीटा पी, मतलब कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करता है? वो बेयर्ड सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, हमने पीछे आपको बताया था। तो बेयर्ड सरफेस एरिया कितना एज्यूम किया था? आपको याद भी होगा 1 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हमने कितना माना था? 1। और कवर्ड सरफेस एरिया कितना था? थीटा। तो बेयर कितना था? खाली सरफेस एरिया कितना था? 1 माइनस थीटा। तो जितना सरफेस एरिया खाली होगा उतना ही तो रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा, प्लस मोर द प्रेशर मोर विल द कंडेंसेशन। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गया था हमारा? K1 माइनस थीटा पी। और ऐसे ही रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या था? वो कवर्ड सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, थीटा इज द कवर्ड सरफेस एरिया। तो जितना कवर्ड सरफेस एरिया है, जितने ज्यादा पार्टिकल है, वही पार्टिकल ही तो इवेपोरेट होंगे, वहीं से तो डिसॉर्प्शन प्रोसेस चलेगी। तो मींस K2 थीटा हो गया। फिर एक्स बाई एम, जो एक्सटेंट ऑफ एडजोशन थी, वो किस पे डिपेंड करती थी? कितनी ज्यादा हो चुकी है एडजोशन। एक्सटेंट का मतलब कितनी ज्यादा हो चुकी है, कैसे पता चले? एडजोर्बेंट के सरफेस के ऊपर जितने ज्यादा पार्टिकल्स हमें स्टिक हुए हुए दिखाई देंगे, उतनी ही ज्यादा क्या हो चुकी है? एडजोशन। मींस एडजोर्बेंट का सरफेस एरिया खाली दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे? एक्सटेंट ऑफ एडजोशन तो है ही नहीं, एडजोशन तो हुई ही नहीं। तो मींस एक्स बाई एम मींस एक्सटेंट ऑफ एडजोशन। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कवर्ड सरफेस एरिया के ऊपर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। तो एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा इज इक्वल टू K3 थीटा। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 कह दिया। अब हमने क्या किया? यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। थीटा इज इक्वल टू आपके K3 को आप दूसरी साइड में ले गए तो 1/K3 हो गया, और एक्स बाई एम वहां पे था ही, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। नाउ एट द लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ही कम होगा तो क्या होगा? जब प्रेशर कम होगा तो पार्टिकल एडजोर्बेंट के पास, एडजोर्बेट के पार्टिकल कम आने के उनके चांस होंगे।
उनके आपस में नजदीक आने के चांस कम हो जाएंगे, मींस एडजोशन इज वेरी स्मॉल, एडजोशन बहुत ही कम होगी। सो द सरफेस इज कवर्ड ओनली, सरफेस जो है आपका एडजोर्बेंट का, इट इज कवर्ड ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट। तो इट मींस जो थीटा है 1 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी, क्योंकि कवर्ड सरफेस एरिया बहुत ही कम होगा, क्योंकि एडजोशन कम हुई एट ए लो प्रेशर। तो इसलिए 1 माइनस थीटा को नियरली इक्वल टू हम 1 ही लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 1। हेंस जो आपकी इक्वेशन नंबर जो 1 थी, जो K1 1 माइनस थीटा था, तो 1 माइनस थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, नियरली इक्वल टू 1। तो इक्वेशन आपकी क्या बन गई, 1। K1P इज इक्वल टू K2 थीटा। ये कब बनी, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया, व्हेन द प्रेशर इज लो, एट द लो प्रेशर। जो इक्वेशन 1 है उसको हमने कंडेंस कर दिया इस फॉर्म में, उसको मॉडिफाई हमने कर दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 कौन है, जो ऊपर थीटा की वैल्यू थी, उसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो क्या हुआ, देखो K1P तो एज सच रहा हमारा, ये K1P तो देखो एज सच है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, K2 थीटा, थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, कहां से, जो ऊपर थी इक्वेशन नंबर, देखो जो 3 है यहाँ पे, जो हमने ऑरेंज कलर से शो किया है, हमने ऑरेंज कलर से भी यहाँ पे शो कर दिया। तो K1P इज इक्वल टू K2, और K2 के आगे थीटा, थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, मीन्स 1/K3 x/m। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 5 कह दिया। अब हमने जस्ट क्या किया है, x/m को एक साइड में रख दिया, और दूसरे जितने भी कांस्टेंट थे उनको हम एक साइड में इकट्ठा ले गए। तो बोलो क्या बन गया उधर जाने से, जो K3 1/K3 नीचे था, देखो वो ऊपर आ गया, तो क्या बन गया, K1 K3 डिवाइडेड में क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो K2, और P तो वहां पे था ही, तो इज इक्वल टू x/m। इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दिया गया। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास बोलो क्या आ गया, x/m तो देखो एज सच है ना, एज सच आपके, और ये डिफरेंट कांस्टेंट है, K1 K3 डिवाइडेड बाय द K2, दीज ऑल आर द कांस्टेंट। अगर हम इन सारे कांस्टेंट को हटा दें तो x/m तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया यहाँ पे, और आगे क्या है, P है, और P की पावर में क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब तो देखो 1 होता है। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर रेज्ड टू द पावर 1। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 7 कह दिया। तो ये हमारा पहला फैक्टर आ गया। बोलो ये चीज हमने कब निकाली है, अब हम अपने जो मेन ग्राफ आपको दिख रहा है x/m वर्सेस P, मींस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम डिराइव करना चाहते हैं क्या, फ्रिंडलिक एडजोशन इक्वेशन को। तो धीरे धीरे वो चीज हमारे पास आ जाएगी। अभी तो हमने क्या देखा था, देखो जो लो प्रेशर होता है, हमने जब फ्रिंडलिक एडजोशन इक्वेशन जब पढ़ी उसके दौरान हमने देखा था एट द लो प्रेशर, देखो लो प्रेशर मतलब देखो यहाँ ओरिजिन से देखो यहाँ तक चलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इतने एरिया के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इतने एरिया के अंदर जो आपका x/m है, हमने पहले ही पढ़ा था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर रेज्ड टू द पावर, बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा यहाँ पे 1। तो वही हम यहाँ पे डिटरमाइन कर चुके हैं, जो पहली हमारी कंडीशन थी उसके द्वारा। देखो हमने शुरू में किसको लिया था, हमने लैंगम्योर एडजोशन इक्वेशन की जो बातें थी, थ्योरी की जो बातें थी, उसी को हमने अप्लाई किया। मतलब इक्विलिब्रियम के दौरान क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, वो चीजें हमने इकट्ठी पुट की। फिर हमने हमारी पहली कंडीशन लगाई, पहली कंडीशन हमने क्या लगाई बोलो, एट लो प्रेशर, क्योंकि हमने 3 बातें ही प्रूव करनी है फ्रेंडलिक एडजोशन इक्वेशन को रिगेन करने के लिए। वो क्या, कि जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसमें 3 ही बातें, एट लो प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर एंड एट द मॉडरेट प्रेशर। तो एट ए लो प्रेशर जैसे हमने लिख रखा है, तो हमने प्रूव कर दिया कि एट लो प्रेशर x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P रेज्ड टू द पावर 1 होता है। तो वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर, मींस एट हाई प्रेशर क्या होगा। तो एट हाई प्रेशर क्या होगा, एडजोशन इज वेरी हाई, एडजोशन इज वेरी लार्ज। तो जिससे क्या होगा, द सरफेस इज कंप्लीटली कवर्ड हो जाएगा, कंप्लीटली कवर्ड हो जाएगा। तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब जो सरफेस एरिया था एडजोर्बेंट का, उसको हमने क्या माना 1, और अब थीटा की वैल्यू भी क्या हो गई, वो भी 1 हो गई, क्योंकि आपने कंप्लीटली उसको कवर कर दिया है। सो द इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 अब कैसी हो जाएगी, अब इक्वेशन 1 हो जाएगी K1 1 माइनस थीटा P इज इक्वल टू K2 थीटा। तो थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1। कई बार आपके दिमाग में बातें ये भी आती हैं कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि इधर जो हमने K1 1 माइनस थीटा है, वहां पे थीटा की जगह वहां पे हम 1 पुट कर देते, और 1 माइनस 1 वो तो 0 हो जाता। नहीं, ऐसा हम नहीं करते। हम ये कहाँ पे करना है, ये हमारी जो सिर्फ राइट हैंड साइड है, जहां पे हमारा फैक्टर देखो 0 तो होगा नहीं ना, 0 तो होगा नहीं। तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कहाँ पे कर सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट पुट कर कब कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे ही हम पुट करेंगे। तो K2 थीटा नियरली इक्वल टू क्या आ गया बोलो, K2 ही रह जाएगा, क्योंकि वो 1 के इक्विवेलेंट आ गया। तो और हम थीटा की जो वैल्यू अब हम जो डिटरमाइन करेंगे वो क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस K2 डिवाइडेड बाई K1P। इसको इक्वेशन नंबर 9 हमने कह दिया। अब हम क्या करेंगे, जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, अब हम पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन नंबर 3 में कौन है बोलो, वही थीटा की वैल्यू, उसको कहाँ पे पुट करें,
अब हम थीटा देखो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 9 के अंदर हम पुट कर देंगे। तो थीटा की जगह जब हमने इसको पुट किया तो देखो जो थीटा था, देखो ये यहाँ पे देखो ये थीटा है, इसकी जगह क्या आ गया, तो जो ऑरेंज कलर से देखो हमने शो किया, ये वैल्यू कहाँ पे है, देखो ये रही इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो थी। तो थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/k3, और एक्स बाई एम इज इक्वल टू आगे का फैक्टर देखो ये एज सच है 1 माइनस k2 डिवाइडेड बाई k1p। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 10 कह दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हम करेंगे कि x बाई एम को हम डिटरमाइन करेंगे। x बाई एम को एक साइड में रख दिया, 1 डिवाइडेड बाई जो k3 था उस फैक्टर को हम दूसरी साइड में ले गए। तो उसको दूसरी साइड में जब हम ले गए तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, देखो जो डिवाइडेड में है k3, जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो वहां पे जाके इस पूरे फैक्टर के साथ, देखो इस पूरे के साथ यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई में देखो k3 के साथ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो k3 को जब अंदर लेके जाएंगे आप ब्रैकेट में तो 1 माइनस है, तो वहां पे क्या आ गया बोलो k3, और k3 जब अंदर गया तो ऊपर क्या बन गया, देखो k2 k3, और डिवाइडेड में देखो k1 kp तो है ही। तो दैट इज द x बाई एम। तो x बाई एम बोलो क्या आ गया, x बाई एम इज इक्वल टू k3 माइनस ये आपका पूरा जो कांस्टेंट वाला फैक्टर है। तो इक्वेशन नंबर 11 हमने कह दिया। तो मींस एट हाई प्रेशर अब क्या हो जाएगा, एट वेरी हाई प्रेशर द वैल्यू, जब पी की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, जब पी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो 1/p, पी बहुत बड़ा है, पी बहुत बड़ा है तो बोलो क्या हो जाएगा, 1/p इज नियरली इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा, वो तो आपका 0 हो जाएगा। सो द इक्वेशन 11, जो इक्वेशन नंबर 11 ऊपर वो क्या हो जाएगी, x बाई एम इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा k3, क्योंकि ये 1/p जब 0 हो जाएगा तो ये जो पूरा फैक्टर है, देखो जो माइनस वाला फैक्टर, ये पूरा का पूरा देखो 0 हो गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया x बाई एम इज इक्वल टू k3। तो x बाई एम इज इक्वल टू k3 कह दे, या और हम इसको क्या कह सकते हैं, x बाई एम इज इक्वल टू k3 और p की पावर में 0, क्योंकि समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि k3 के आगे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, तो मींस हम p की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया, जो आपकी फ्रोंडलिक एडजोशन इक्वेशन में जो हमने देखा था। बोलो एट ए वेरी हाई प्रेशर, और ग्राफ की तरफ देखें, एट ए वेरी हाई प्रेशर बोलो क्या था, x बाई एम इज इक्वल टू k p रेज टू द पावर 0। तो ये चीज भी देखो हमने प्रूव कर दी। हमने ये प्रूव कहां से की है, स्टार्टिंग हमने कहां से की, स्टार्टिंग हमने की थी लैंगम्योर एडजोशन जो थ्योरी है, जो इक्वेशन है, उसके जो पोस्टुलेट्स थे, उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम चले थे। और फिर हमने उन बातों के ऊपर हमने दो कंडीशन ही अप्लाई की है। फर्स्ट कंडीशन क्या, एट ए लो प्रेशर, कंडीशन नंबर 1 थी, देखो ये हमने देखो ये 1 लिख दिया, चलो। दूसरी कंडीशन एट ए वेरी हाई प्रेशर, देखो ये मैंने 2 लिख दिया, देखो ये कंडीशन नंबर 2 थी। इन दो बातों को हमने प्रूव किया है। तो 1 पॉइंट एट लो प्रेशर हमने प्रूव किया, x बाई एम डायरेक्टली प्रेशर टू p रेज टू द पावर 1। एट अ हाई प्रेशर हमने क्या प्रूव किया, x बाई एम इज इक्वल टू k3 p रेज टू द पावर 0। अब मॉडरेट कंडीशन में क्या होगा, मॉडरेट तो इन दोनों चीजों के बीच में आ जाएगा। सो एट द इंटरमीडिएट प्रेशर x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 1/n, 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/n, तो p की पावर में हो गया 1/n। सो द अबो इक्वेशन, अब ये जो क्या आ गई, इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर जो हमने लिखा x बाई एम डायरेक्टली प्रेशर टू p पावर 1/n, ये क्या है, द अबो इक्वेशन इज द फ्रेंडलिक एडजोशन इक्वेशन। ये फ्रेंडलिक एडजोशन इक्वेशन आपके सामने आ गई है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने लैंगम्योर एडजोशन जो थ्योरी, इक्वेशन, उसके जो पोस्टुलेट्स थे, उसको यूटिलाइज करते हुए किस तरह से हमने फ्रेंडलिक एडजोशन इक्वेशन को डिराइव कर दिया है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक हमारा आज के लेक्चर का, मींस डेरिवेशन ऑफ द फ्रेंडलिक एडजोशन इक्वेशन फ्रॉम द लैंगम्योर एडजोशन इक्वेशन। थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।